बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है और इस बार कहानी के केंद्र में है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का सीट, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। उथल पुथल इसलिए भी मच गई है क्योंकि इस सीट पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दांव ठोक दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पीके को एक सीट भी हाथ नहीं लगी, इस बार फिर उन्होंने हिम्मत दिखाकर वो एक बार फिर से बिहार में मैदान पर उतरने वाले हैं और इससे बीजेपी की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो क्या बीजेपी अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, जो उपचुनाव होने वाले? क्योंकि बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि जब भी चुनाव होता है अब उसके सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में कूद पड़ते हैं। खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा को बेहद पसंद करती है। उनकी राजनीति, उनकी बातें सुनने हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो क्या विशेषकर इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा प्रचार के लिए? इसी सब विषय पर बात करने के लिए मैं हूं ऋचा पराशर और मेरे साथ हैं वैभव। शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या स्टार प्रचारकों को इस बार भी बीजेपी उतारने वाली है? अभी तक की क्या आपको अपडेट्स हैं और क्या आगे होने वाला है? देखिए, बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, इससे हम दो सवालों के जरिए समझ सकते हैं। पहला सवाल ये कि बांकीपुर की सीट बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, प्रशांत किशोर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और दूसरा सवाल ये कि क्या बांकीपुर जीतने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, क्या दांव खेल सकती है, प्रशांत किशोर क्या कुछ कर सकते हैं। पहले बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी की पारंपरिक सीट है बांकीपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारिवारिक सीट है बांकीपुर। नितिन नवीन खुद 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले साल के आखिरी में जब चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, तो 5वीं बार यहां से जीते थे। फिर उनको जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो वो राज्यसभा के सांसद बन गए, ये सीट छोड़ दी, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन के पिता भी यहां से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता है रविशंकर प्रसाद, उनके पिता ठाकुर प्रसाद भी यहां से विधायक रह चुके हैं। यानी बीजेपी का यह सीट गढ़ है। पिछले 30 सालों से बीजेपी बांकीपुर में कभी नहीं हारी। बीजेपी को हर विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बांकीपुर में मिला है। इसलिए बांकीपुर जीतना बीजेपी के लिए साख का सवाल है, नाक का सवाल है। अगर बीजेपी बांकीपुर में हारेगी तो मैसेज जाएगा कि देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट बीजेपी गंवा गई। लेकिन वैभव, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, आगे आप बताएंगे कि स्टार प्रचारकों में किसको बीजेपी उतार सकती है, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, जैसा कि अभी आपने हमें और दर्शकों को बताया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इसको लाइटली ले ले कि हाँ तो हम जीतते आ रहे हैं, हमारा जीतना तो तय है, पीके को तो एक सीट भी नहीं मिला था, तो इस बार भी हम आसानी से बाजी मार जाएंगे। क्या ऐसा भी बीजेपी सोच सकती है? बिल्कुल, बीजेपी गंभीरता से इस सीट को लेगी, बिल्कुल हल्के में नहीं लेने वाली। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान वाली बीजेपी है, मोदी शाह वाली, वो किसी भी चुनाव को बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेती है, पूरी गंभीरता से लेती है और पूरी ताकत झोंकती है, साधन संसाधन भरपूर लगाती है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के किसी करीबी व्यक्ति को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बांकीपुर में कायस्थ मतदाता बहुत ज्यादा है, 70,000 से ज्यादा, तो संभव है कि कायस्थ ही उम्मीदवार होगा बीजेपी का। अभी घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। इसके अलावा बीजेपी के लिए यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी पहली बार बिहार में कोई बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी, भले ही वो पहले कई सारी पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन अभी वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के विधायक है और मुख्यमंत्री है। इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये सीट हारती है बीजेपी तो ये कहा जाएगा कि जैसे ही सम्राट सीएम बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, बीजेपी अपने गढ़ में हार गई। अब आते हैं पीके वाले सवाल पर, प्रशांत किशोर के लिए सीट क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर ने 243 सीटों में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कई सीटों पर नामांकन रद्द हो गया था, कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे। 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पीके ने खूब ताकत लगाई थी, 2 साल तक पदयात्रा की, तमाम प्रदेशों से उन्होंने लोगों को बुलाया था। बाकायदा बहुत सारे जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं या तमाम और जगहों के लोग, उनको बुलाया था, बाकायदा उनको पैसे दिए गए थे, तनख्वाह दी जाती थी सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का प्रचार करने के लिए। खूब ताकत लगाई, खूब पैसा लगाया, सफलता क्या मिली? कुछ नहीं, ना एक सीट निकल पाई उनसे, ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई, खुद भी हार गए वो। बिल्कुल। तो उसके बाद पीके पर यह सवाल उठने लगा कि जो पीके दावे करते आ रहे थे कि देखो, मैंने ममता बनर्जी को चुनाव जितवा दिया था 2021 में, 2020 में मैंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव जिताया है, 2014 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, उसमें भी वो कहते हैं कि उनकी रणनीतियां काफी ज्यादा थी। ऐसे कई सारे वो नाम गिनाते हैं। 2019 में जगनमोहन रेड्डी जब जीतते हैं उसमें भी उनकी भूमिका मानी जाती है। अभी विजय थलापति विजय की सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं इनका भी नाम पहले जुड़ा था विजय के साथ। तो प्रशांत किशोर की खुद की साख पर सवाल उठे। कहा गया कि आप एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनेता भी हो ये जरूरी नहीं है।
आप खुद जब राजनीति में आए तो आप बुरी तरह फेल हो गए। इसके बाद अब पीके के हाथ एक मौका लगा है, ये वाला उपचुनाव। इसीलिए पीके इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। पीके खुद इस सीट पर उम्मीदवार बन गए हैं जनसुराज के। वो हर हाल में इस सीट को जीतना चाहते हैं। इससे होगा क्या, अगर इस सीट को जीतेंगे तो उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है कि वो एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन वो एक अच्छे राजनेता नहीं है, इस ठप्पे को हटा पाएंगे। इसके साथ ही उनका जो संगठन है, जो एक तरह से मृत हो चुका है, क्योंकि सीट निकली नहीं है एक भी, तमाम जो नेता है उनमें निराशा फैली हुई है, तो उनमें एक ऊर्जा आ जाएगी कि देखो हमने एक उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हरा दिया, तो जबकि बीजेपी इस समय सत्ता में है। तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर कि बीजेपी क्या कुछ कर सकती है इस सीट को जीतने के लिए, पीके क्या कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। आपको याद होगा हैदराबाद में नगर निगम को चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अमित शाह प्रचार करने के लिए गए थे नगर निगम के चुनाव में। यानी आप समझ सकते हैं बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेती है। इस उपचुनाव में भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के कद्दावर नेता प्रचार के लिए पहुंचेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र को कई सारे भागों में बांटा जाएगा। कुछ हजार मतदाताओं को साधने के लिए तमाम तरह के नेता आएंगे। जैसे कहीं पर आप समझ लीजिए कहीं सवर्ण मतदाता है तो वहां पर सवर्ण नेताओं को भेजा जाएगा, कहीं पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है तो वहां पर ओबीसी नेताओं को लगाया जाएगा। और ये सिर्फ बिहार के नेता नहीं होंगे, आप देखेंगे इसमें तमाम और प्रदेशों के नेता भी आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बिहार पहुंचे, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तो ऐसा भी संभव है। तो बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी के पास अपना मजबूत संगठन है, बिहार जैसे राज्य में तो उसका संगठन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर तक उसके पास कार्यकर्ता है, तमाम नेताओं की फौज है। तो बीजेपी सब कुछ करने वाली है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर मुद्दा बना रहे हैं बांकीपुर की बदहाल स्थिति का। प्रशांत किशोर की टीम इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बांकीपुर के उन इलाकों की फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल रही है कि देखो यहां पर नाला है, यहां की सड़कें खराब है, यहां पर कैसे खस्ता हाल है। ये सब हाल तब है जब बीजेपी यहां पर 30 साल से सरकार में है। 30 साल से बीजेपी का विधायक है यहां पर बांकीपुर में। अगर बीजेपी 30 साल इस सीट पर लगातार जीतने के बावजूद भी विकास नहीं कर पा रही है तो बीजेपी के कामकाज में गड़बड़ी है, बीजेपी ये काम नहीं कर पा रही ठीक से, इसलिए आप हमें चुनिए। तो प्रशांत किशोर का दांव बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी ये वाला उपचुनाव जात के मुद्दों पर ना आए। अगर ये जात पर आधारित चुनाव हो गया तो कायस्थ मतदाता बीजेपी की ओर लामबंद हो जाएंगे, बीजेपी आसानी से सीट निकालेगी। प्रशांत चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो। मुद्दा क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, बदहाल सड़कें, नदी नाले, जो वहां पर नाले जो खुले हुए हैं उनका मुद्दा हो गया, शिक्षा व्यवस्था की मुद्दा हो गया। जैसे वहां की स्कूलों की स्थिति, वहां पर उनके जनसुराज के कार्यकर्ता जा रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि देखो बांकीपुर में नितिन नवीन 5 बार से विधायक हैं, लेकिन यहाँ के स्कूलों की स्थिति कैसी है। तो प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है। यह रणनीति उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अपनाई थी, सफलता नहीं मिली। लेकिन 2025 के चुनाव में 238 सीटों पर फोकस था पीके का। इस बार सिर्फ एक सीट पर है। पीके के पास एक बहुत बड़ी टीम है, पीके के पास एक बहुत अच्छी आर्थिक ताकत है, पैसों की कमी नहीं है। और उनकी जो टीम है वो आंकड़ों में माहिर है, उनके पास सारे आंकड़े हैं, कहां पर कितने मतदाता हैं, उन मतदाताओं का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, उन्होंने किन्हें वोट दिया है, वो किन मुद्दों पर किधर जा सकते हैं, सब कुछ पीके के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पीके के लिए यह लड़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ये सीट। बहुत सारे मतदाता पीके को सुनते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, प्रशांत किशोर अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वोट डालने के लिए वो बूथ पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। तो ऐसा पिछले चुनाव में हो चुका है। इस चुनाव में जो कुछ होगा देखते हैं, 3 अगस्त को नतीजे आ जाएंगे, पता चल पाएगा। बहुत दिलचस्प रहने वाला है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव, क्योंकि पीके के लिए भी अपनी साख बचाने की चुनाव होगी। और इस बार अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनके जो आलोचक है वो उनकी बेइज्जती के तौर पर देखेंगे। करो या मरो वाली स्थिति बिल्कुल अग्नि परीक्षा है प्रशांत किशोर के लिए बिहार में। और इस बीच इस फैक्टर को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि पिछले चुनावी ट्रेंड को देखकर बिहार में कितनी भी आप डेवलपमेंट की बातें कर लीजिए, शिक्षा की बातें कर लीजिए, रोजगार की बातें कर लीजिए, लेकिन चुनावी मतदाता, जैसा कि आपने कहा, जब वो वोट देने जाता है उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उसका जातीय समीकरण और पुराना ट्रेंड ही याद आता है। बहुत पुरानी बात नहीं हुई। 2025 के जब आखिरी में चुनाव हुआ था तो पीके लगातार मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे थे, उनके इंटरव्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। बिहार के किसी भी नेता की तुलना में पीके का इंटरव्यू सबसे ज्यादा बार देखा जा रहा था। लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे थे, उनकी बातें लोगों को दिलचस्प लग रही थी कि ये देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, तथ्यों पर आधारित बातें कर रहा है ये नेता। सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद, भीड़ में आने के बावजूद, रैलियों में शामिल होने के बावजूद, रोड शो में गाड़ियां चलाने के बावजूद लोगों ने पीके की पार्टी को वोट नहीं दिया।
3.8% वोट मिले थे, कुल 16 लाख वोट। इतनी बड़ी एक पदयात्रा करने के बावजूद, इतना ज्यादा ताकत लगाने के बावजूद पीके को सिर्फ 16 लाख वोट मिले। तो इसी वजह से पीके के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। लेकिन वैभव, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी रहने वाला है कि बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं एनडीए की सरकार में, और जो बिहार में चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, उसमें नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाथी के दांत दिखाए कुछ और गए, बाद में खाने को और दिखाने को और स्थिति हो गई, उनको बदल दिया गया। तो इसका भी गुस्सा है बिहार में। और इसके अलावा जो भी भरत तिवारी का केस हुआ, जिसके पूरे बिहार ही नहीं, ये भरत तिवारी मर्डर केस जो है पूरे देश में चर्चा का विषय। मर्डर केस आप समझ लिए कि प्रशासन को ही मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ जो भी मुख्यमंत्री है इनके कार्यकाल में हो रहा है। तो वहां की जनता जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई पड़ रही है। तो अगर इसका फायदा प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर मिलता है तो कहानी बेहद दिलचस्प हो सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत भी सारी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। प्रशांत 2021 के आखिरी में बिहार पहुंचते हैं अपनी टीम लेकर। 2022 में वो पदयात्रा शुरू करते हैं। उनकी पदयात्रा 2 अक्टूबर 2024 तक चलती है, जब वो अपना पार्टी के गठन का ऐलान करते हैं। जनसुराज पदयात्रा को जनसुराज पार्टी बना देते हैं। पीके को अगर आप 2021 के पहले देखेंगे तो प्रशांत किशोर के अंदर उनका हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ आपको बिहार से हटकर मिलेगा। वो यूएन में काम कर चुके हैं, वो बाहर रह चुके हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है वो असम से हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादातर समय रहे हैं, वो देश के तमाम और राज्यों में उन्होंने काम किया है। लेकिन 2021 के बाद वाले पीके को आप देखेंगे तो उनके बातचीत के, बोलने के तरीके में आपको बहुत बदलाव दिखेगा। वो बिहार को अपनाते हुए दिखेंगे। जैसे पीके को बहुत अच्छे से पता है वोट को वोट कैसे बोला जाता है। 2021 से पहले वोट ही बोलते आ रहे थे, 2021 के बाद उन्होंने वोट बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो बिहारी मतदाताओं से जुड़ सकें। आपको देखना होगा 2021 के पहले वाले पीके को देखेंगे तो आप उनके उंगलियों में कोई अंगूठी जैसी कोई चीज देखेंगे नहीं। अब वो इस वाली उंगली में आपको अंगूठी पहने हुए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनको लगता है कि वो बिहार से और ज्यादा जुड़े हुए महसूस करेंगे। प्रशांत किशोर की एक और अच्छी बात यह है कि वो, उनको पता है कि लोगों को क्या चीजें पसंद आने वाली हैं, और इसीलिए प्रशांत किशोर को आप सोच सकते हैं कि उनके सर के पीछे चोटी होगी, कभी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन अभी आप जाकर देखिए एक्स हैंडल पर जनसुराज के प्रशांत किशोर को भाषण देते हुए देखिए, प्रशांत किशोर के पीछे आपको एक चोटी सी दिखाई देगी। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हल्का सा बाल निकल आया था, उसको हमने बांध दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर, अपना नाम प्रशांत किशोर भले लिखें, लेकिन उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, उनकी जात जो है वो है ब्राह्मण, और वो है प्रशांत किशोर पांडे। वो भली बात जानते हैं अगर मैं चोटी रखूंगा तो मुझसे कौन से मतदाता के लोग जुड़ सकते हैं। तो प्रशांत को सब कुछ अच्छे से पता है, और इसी वजह से वो हर वो दाव खेल रहे हैं जो बिहार के पुराने राजनेता दाव खेलते आए थे। यानी कि वो राजनीति अपनी उसी ढर्रे पे ले जा रहे हैं, सेम पॉलिटिक्स इन ट्विस्टेड वे। बिल्कुल, जैसे जिस ढर्रे पर राजनीति पहले से बिहार की रही है। हालांकि वो अभी भी अपने मुद्दों पर कायम है कि नहीं, मुझे विकास की बात करनी है, मुझे रोजगार की बात करनी है, मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी है, वो सब बात ठीक है। लेकिन पीके को यह भी अच्छे से पता है कि जात वाला थोड़ा सा ट्विस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। वो जात का तड़का आप नहीं लगाएंगे तो बिहार जैसे राज्य में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। और हमारी इस बातचीत के साथ ही आपको कल हमने तर्कश वाले अपने शो में इसी मुद्दे पर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बातचीत की थी। हमारे मेहमानों ने भी बिल्कुल इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की थी। आपको उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा भी सुना देते हैं। बीजेपी सीधे तौर पर बांकीपुर में लड़ाई लड़ेगी। नितिन नवीन के किसी करीबी को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी बातें हो रही हैं। उनकी भी बात प्रमुख रूप से मानी जाएगी क्योंकि पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनी तो जाएगी ही। लेकिन क्या आपको लगता है बीजेपी उतनी ताकत इस सीट पर झोंकेगी, उसे इस सीट निकालने के लिए? जैसे बीजेपी लगातार चुनाव लड़ती है तमाम राज्यों में, तमाम राज्यों के मंत्रियों विधायकों को लाकर वहां झोंक देती है, अभी क्या ऐसी स्थिति है बीजेपी के लिए वहां पर कि सीट आसानी से निकल जाएगी या पूरी ताकत लगानी पड़ेगी? पीके के आने से क्या कुछ बदल गया है आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी पूरी संगठन की पार्टी है और एक पार्षद के चुनाव में भी उतनी ताकत लगाती है जितनी सांसद के चुनाव में लगाती है। हमारे यहाँ भटकने वाला काम नहीं है, लेकिन बांकीपुर की जनता समझदार है। वो जिस भी उम्मीदवार को जिताएगी वो जनता का उम्मीदवार जीता होगा। इसके लिए जनता की जीत होगी, उसमें कोई लेकिन होगी नगर नहीं होगा। और अभी बीजेपी का उम्मीदवार आया नहीं, इसके लिए हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पीके आपके लिए बिहार में सिरदर्द बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्राट चौधरी को सीधे वो अपराधी बोलते हैं कि एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया है मोदी जी ने, शाह जी ने।
पीके लगातार ऐसी भाषा में बात करते आए हैं, मीडिया में खुले मन से बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पीके बीजेपी के लिए बिहार में एक ऐसा कांटा बन गए हैं जो लगातार चुभ रहे हैं? वो ऐसी कोई बात नहीं है, और जितने अपशब्द वापरेंगे उन्हीं के खिलाफ जाएंगे, जितने अपशब्दों का उपयोग करेंगे उनके उतने वोट कम होंगे। जनता के सामने अपशब्द सुनने के लिए अब जनता तैयार नहीं है। जनता गुंडा राज के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जो भी उसका विकास होगा, जो उसका नजदीकी होगा, जो उसको उपलब्ध होगा काम के समय, उसी को जनता देगी। जनता अब वो जनता नहीं रह गई कि भेड़ बकरी जैसी चाल में पीछे चलने वाली। जनता बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है, और वो जान रही है कि देश किसके साथ चलेगा, का विकास कैसे कौन कर सकता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे आरजेडी वाले, भैया वाटर लॉबिंग तो विकसित शहरों में भी है, चाहे पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली में हो, आधे घंटे में वाटर लॉबिंग सभी होता है। अब इसके लिए हम ही लोग दोषी, तो आप लोग सरकार में क्यों बनाए थे? ये देश के अंदर देश की समस्या, देश को रिवर डिपिंग और रिवर जॉइंटिंग ही आवश्यक है। ये बहुत जरूरी काम है, ये करना चाहिए सरकारों को, हमारे केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। क्योंकि अब मुंबई जैसे विकसित शहर, जहां महानगर पालिका 86,000 करोड़ की एक महानगर पालिका है, वहां भी ये समस्या है। तो एक बांकीपुर को आप लेकर इस समस्या का समाधान चाहते हैं? चलिए बोलिए, आप युवा नेता हैं, इस बातचीत की आखिरी टिप्पणी डॉक्टर आलोक के पास लेते हैं। आपके पास आ रहे हैं परवेज जी। जी डॉक्टर आलोक जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव पीके के आने के बाद दिलचस्प जरूर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को जो ये था कि ठीक है 30-40 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, एक बार फिर से अपनी ताकत को पूरा झोंकना पड़ेगा। और जो उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल का माना जाता है, पीके के आने के बाद आरजेडी का उम्मीदवार ऑलरेडी है और 45,000 वोट वो पहले पाया था, तो इस बार चुनाव दिलचस्प जरूर है। कम से कम आनंद आएगा उपचुनाव में, वन साइडेड जैसा नहीं लगेगा, और बिहार की जनता को एक सीट में पूरे राज्य के चुनाव का मजा मिलेगा, आनंद आएगा। लोकतंत्र में चुनाव ही तो आनंद देता है। और अगर बिहार की जनता ने कहा कि बीजेपी की सरकार तो बदल नहीं रही, चलो एक ऐसे आदमी को लेके चलते हैं जो कम से कम मुख्यमंत्री से सीधा टक्कर ले ले, यही चिंतन एक ऐसी बात है जो बिहार की जनता को आनंद की तरफ लेके जाएगी। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे चुनाव जीत के आए थे? क्या संगठन था कांग्रेस के सामने, 2 सांसद केवल। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही खड़ी हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े 6-7 जगह से पहली बार, और ज्यादातर जगहों से जमानत जब्त हुई, केवल एक जगह से जमानत जब्त नहीं हुई, तो लड्डू बांटे थे बीजेपी ने जनसंघ के रूप में कि यार कम से कम एक जगह इतने लोग तो हैं जो हमको पसंद करते कि जमानत जब्त नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीद नहीं करता वो भी इसी तरह से संघर्ष करके सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट आकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जब बीज छोटा होता है, वृक्ष छोटा होता है, तो हम उस पर व्यंग मार सकते हैं। नदी जहां से उद्गम होती है बहुत छोटी लगती है, विकराल रूप बाद में लेती है, फिर शहर के शहर और गांव के गांव उस नदी के वेग में बह जाते हैं। तो पीके के लिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या वो बड़ा वृक्ष बनेंगे, क्या वो बाढ़ की नदी बनेंगे, क्या उसमें हजारों सैकड़ों नाले नदी मिलेंगे, ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन पीके के बांकीपुर चुनाव में आने के बाद चुनाव बहुत दिलचस्प है, और मुझे लगता है बिहार की जनता को एक मौका जरूर देना चाहिए। यह चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही रहेगा। पीके से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जीवन में कभी नहीं मिला, लेकिन कम से कम एक नए व्यक्ति को मौका जरूर मिलना चाहिए। चलिए प्रवेश जी के पास चलते हैं। एक आखिरी टिप्पणी आपकी इस बातचीत में। देखिए वैभव जी, मैं चाहता था कि डिबेट बांकीपुर तक ही हो, और डिबेट बांकीपुर के मुद्दों पर ही हो तो ज्यादा बेहतर हो। अगर चुनाव मैं अभी पाल साहब बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि पाल साहब शायद बांकीपुर की सरहद और उसकी चौहद्दी से वाकिफ नहीं है। अगर सरहद और चौहद्दी से वाकिफ होते तो शायद उनको समझ में आता कि बांकीपुर विधानसभा के अंदर राजा पुल साइड में एक जगह है, राजा पुल जो गंगा नदी में जिसके बाद सीवर जाता है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज से नहीं, वो हमारी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज दशा ये है कि उसको मेंटेन भी ये सरकार नहीं कर पाई, जो नमामि गंगे और इन सारे पैसों की जो लूट कर रही थी। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारी सरकार ने बनाया था, लालू यादव जी की सरकार ने बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बनाया था, 30 साल के बाद वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उनसे मेंटेन नहीं हो पाया। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बांकीपुर में ही है,
वो है आप गांधी मैदान से अंटा घाट के पास जब जाएंगे तो अंटा घाट से जो गंगा नदी में जो सीवर जा रही है वहां पर दूसरा कलेक्ट्रेट के पास बनाया गया था। वो भी आज दशा ये है कि वो डायरेक्ट सीवर का पानी गंगा नदी में, पूरे पटना का डायरेक्ट सीवर जो है वो गंगा नदी में बह रहा है। कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी की सफाई पे, नमामि गंगे के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये चंदा चोरी और ये घोटालेबाज और लूट मार वाले लोगों की सरकार चल रही है। और जो 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले जो सीवर लाइन बनाया गया, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, वो भी इस डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार से मेंटेन्ड नहीं हो पाया। अभी इनका एक कीर्तिमान ये है कि 4 महीने पहले, 3 महीने पहले नितिन नवीन जी ने राज्यसभा जाने के बाद एक जो इनकम टैक्स गोलंबर से मंदिरी होते हुए एक बड़ा नाला था, जो पूरे 30 साल तक नाला खुला रहा। 4 महीने पहले उस नाले पे स्लैब डाला गया, जिसपे एक रोड का निर्माण किया गया और नितिन नवीन जी ने राज्यसभा जाने के बाद उसका फीता काटा और उस रोड को अपने पिताजी के नाम से समर्पित कर दिया, नवीन सिन्हा जी के नाम से। ये उनकी उपलब्धि इस 4 महीने में रही। बाकी 30 साल पहले से उनके पिताजी ने, और अगर आप नितिन नवीन जी की अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं बोरिंग रोड में, पूरी बांकीपुर में कहीं कोई काम, कोई बड़ा कीर्तिमान अगर आपको दिखाई देता है तो मैं ऐसे टीवी चैनल पे आपके डिबेट में ऑन एयर बोल के जा रहा हूं कि उसको स्वीकार कीजिए और दिखाइए कि आपने काम कहाँ किया है। आपने जो पॉश एरिया है, डाक बंगला, गांधी मैदान, इनकम टैक्स, वहां पर आपने गैस पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन के नाम पर 1-1 साल तक रोड खोद के रखा। बोरिंग रोड के अंदर आपने सीवर पाइपलाइन के नाम पर हरीलाल का पूरा मकान नीचे बैठ गया। ये सब सरकार की गलती है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम अगर पूरे देश की बात करेंगे ना और पूरे बिहार की बात करेंगे तो ये भाजपा वाले मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं उनको वहां चैलेंज कर रहा हूं जहां उनका गढ़ है और 30 साल में उनको वहां पे अजय रहे हैं, उनकी कोई हार नहीं हुई है। मैं उस जगह से उनको चुनौती दे रहा हूं कि एक-एक चीज मैं एक्सपोज कर दूंगा कि आपने कहां काम किया है, उसको सामने लाइए। तो मुझे लगता है कि हमारे डिस्कशन से आपको बहुत सारे समीकरणों का आइडिया लग गया होगा, लेकिन बिहार की राजनीति फिर भी अनप्रेडिक्टेबल ही थी, अनप्रेडिक्टेबल है। और क्या होने वाला है ये तो 3 अगस्त को, 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा जो होने वाली है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में, इस पर वो अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या फेल, ये भी 3 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो भी नए अपडेट्स आएंगे, जो भी नए एंगल्स आएंगे, हम सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों, खास करके बिहार विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, उस पर सारे रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.